India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केरल के उप कुलपतियों ने राज्यपाल के नोटिस को हाईकोर्ट में दी चुनौती। कहा, नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना है और त्रुटियों से भी भरा है। हाईकोर्ट ने सीनेट को विश्वविद्यालय बर्बाद करने पर लगाई फटकार। मोरबी पुल हादसे के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे वकील। राजकोट जिला बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव। पीएमएलए की धारा 13 को चुनौती। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिव कुमार को किया समन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कर रहा शिव कुमार की जांच। यौन उत्तेजक पोशाक टिप्पणी केस के जज कृष्ण कुमार को केरल हाईकोर्ट से मिली राहत। सत्र न्यायाधीश का ट्रांसफर आदेश रद्द। कोर्ट ने रिट अपील की दी अनुमति। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ 7 कुलपतियों ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि यह अवैध है। केरल के राज्यपाल और राज्य में विश्वविद्यालयों के चांसलर आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले हफ्ते केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था। जब सभी कुलपतियों ने 24 अक्टूबर की सुबह तक अपने इस्तीफे राज्यपाल को नहीं भेजे तो राज्यपाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा। नोटिस में 3 नवंबर 2022 तक जवाब मांगे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर के आदेश के बाद उनका अपने पदों पर बने रहने का क्या कानूनी अधिकार है। केरल विश्वविद्यालय के कुलपतियों और गवर्नर के बीच तनातनी पर कानूनी जंग लगातार जारी है। उप कुलपतियों ने पिछले महीने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नोटिस में उप कुलपतियों को ये बताने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के विपरीत वो अपने पदों पर कैसे बने रहते हैं। खान, जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, उन्होंने नोटिस में कहा कि उप कुलपति के पद पर रहने का कानूनी अधिकार कारण बताने में विफल रहने पर कुलपति पद पर नियुक्ति को अवैध और शुरू से ही शून्य घोषित कर सकते हैं। उप कुलपतियों ने तर्क दिया है कि नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसके रिकॉर्ड स्पष्ट त्रुटियों से भी भरी है। कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर गोपीनाथ रविंदर ने याचिका में प्रस्तुत किया कि वो 23 नवंबर 2021 को अपनी मूल नियुक्ति की समाप्ति पर कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(10) के अनुसार पुनर्नियुक्ति के बाद पद पर थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब उनकी पुनर्नियुक्ति को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे बरकरार रखा गया था और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। याचिका में भी तर्क दिया गया है कि कुलपति, जो केवल एक वैधानिक प्राधिकरण है, पुनर्नियुक्ति की वैधता या अन्यथा निर्णय नहीं ले सकता। याचिका में कहा गया कि सक्षम अदालत के फैसले के आधार पर ही फैसला किया जा सकता है। डॉक्टर रविंद्रन की याचिका में ये भी कहा गया कि सर्च कमेटी में जिन व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से उनके नाम की सिफारिश की थी वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्होंने कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(5) के अनुसार कई व्यक्तियों की पहचान करने के बाद सिफारिश की थी। उन्होंने तर्क दिया कि केटीयू मामले में फैसले और कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी की पुनर्नियुक्ति के तत्काल मामले में बुनियादी अंतर है। प्रथम प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को समझने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा दी थी। याचिका का तर्क है और प्रार्थना करता है कि चांसलर को आदेश दिया जाए कि वो कन्नूर के कुलपति के रूप में याचिकाकर्ता के कामकाज में हस्तक्षेप न करे।
डॉक्टर रविंद्रन ने अपनी याचिका के लंबित रहने के दौरान उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। मोरबी बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्य वकीलों को मोरबी ब्रिज ढहने की घटना से जुड़े किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए कहा है। इस हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए इस ब्रिज को मार्च से ही जीर्णोद्धार के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार की रात पुल टूटने से ठीक 4 दिन पहले इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। राजकोट जिला एसोसिएशन के सदस्य ने भी पुष्टि की कि उन्होंने इस घटना में शामिल आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ मोरबी बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के समान प्रस्ताव पारित किया। मोरबी बार एसोसिएशन का प्रस्ताव में कहा गया कि मोरबी ब्रिज हादसे मामले में एसोसिएशन ने सभी वकील बेहद दुखी हैं। हमने फैसला किया है कि मोरबी बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील इस घटना में शामिल किसी भी आरोपी के वकील के रूप में काम नहीं करेगा। इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुल का जीर्णोद्धार करने वाली कंपनी और रेवा के प्रबंधक, टिकट लेने वाले, पुल की मरम्मत करने वाले ठेकेदार और भीड़ को प्रबंधित करने वाले जिम्मेदार 3 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोरबी की अदालत ने मंगलवार को 4 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि अभियोजन पक्ष ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को 5 नवंबर तक ही रिमांड पर लेने की अनुमति दी। मीडिया रिपोर्ट्स में गुजरात में हाल ही में मोरबी पुल ढहने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच आयोग की स्थापना के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए मामले को मंगलवार को CJI के समक्ष उल्लेख किया गया। CJI ने निर्देश दिया है कि मामले को 14 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नामित हो चुके जस्टिस DY चंद्रचूड़ को शपथ लेने से रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। हालांकि CJI यूजू ललित के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय बेंच ने बुधवार सुबह मेंशन की गई इस याचिका को खारिज कर दिया है। CJI यूजू ललित जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ के समक्ष में मुर्सलिन असीजीत शेख ने याचिका दायर कर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने को चुनौती दी। मुर्सलिन असीजीत शेख द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 12 मौकों पर सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर अवहेलना की और जानबूझकर योग्य वादियों को न्याय से वंचित किया है। याचिका में यह भी कहा गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने बेटे के मुवक्किल से संबंधित एक मामले को सुनते हुए राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना एक तरफा आदेश पारित किया है। याचिका में जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ अदालत की अवमानना और अन्य आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्र सरकार को उन्हें CJI के रूप में नियुक्त करने से परहेज करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। CJI यूजू ललित की पीठ के समक्ष अधिवक्ता ने इस मामले को मेंशन किया, जिसके बाद CJI ललित ने तत्काल दोपहर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। नियम समय के कुछ देर इस मामले में सुनवाई हुई। याचिका पर आदेश देने पूर्व CJI ललित ने कहा कि इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सुबह मेंशन किया गया था। CJI की पीठ ने अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा है कि इस स्तर पर हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। ये पूरी याचिका पूर्णतः गलत है, जिसे खारिज किया जाता है। भारत से बाहर रह रहे NRI नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के मामले पर लंबित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 2013 में दाखिल इस याचिका में रखी गई मांग से सरकार और चुनाव आयोग सहमत है। ऐसे में कोर्ट इसका इंतजार नहीं कर सकता कि NRI वोटिंग शुरू होने तक सुनवाई जारी रखें। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा है कि न सिर्फ NRI भारतीयों को बल्कि भारत में ही अपने राज्य से बाहर काम कर रहे लोगों को भी मतदान का मौका दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भी विचार हो रहा है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता प्रभावित न हो सके। कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जताई। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने सामने रखे गए रिकॉर्ड को पढ़ते हुए कहा, 2013 में हमने नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने NRI और प्रवासी मजदूरों को मतदान का मौका देने पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि 2018 में लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 60 में संशोधन का कानून पेश किया गया। अभी तक कानून नहीं बन पाया।
लेकिन हम समझते हैं कि याचिका जिस उद्देश्य से दाखिल की गई थी वह पूरा हो चुका है। जल्द ही सरकार उचित व्यवस्था बना लेगी। अब इस मामले पर आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। एनआरआई को देश में वोट का अधिकार देने को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है। साल 2010 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के लिए सरकार प्रयास तेज करने वाली है। हालांकि 12 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के लोगों, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को सुविधा दे रखी है। इसके तहत एनआरआई को भारतीय नागरिकों की ही तरह सारे अधिकार हासिल हैं, लेकिन उन्हें अब तक वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सभी कानूनों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करें, ताकि लोगों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मसौदा विधायकों को पेश करने से पहले उनके प्रकाशन की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से केंद्र और राज्यों के संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश करने से कम 60 दिन पहले मसौदा कानूनों को सरकारी वेबसाइटों और सार्वजनिक डोमेन में प्रमुखता से प्रकाशित करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। अदालत से यह भी अनुरोध किया गया कि वह उपयुक्त सरकारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रीय भाषाओं में मसौदा कानूनों को प्रकाशित करने का निर्देश दे। सीजेआई ने कहा कि हमारे घरेलू कानूनों में भी परामर्श के लिए कुछ प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए टाउन प्लानिंग के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परामर्श, सार्वजनिक नोटिस के प्रावधान हैं। शंकर नारायण ने माना कि इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन उनकी सीमाओं और विभिन्न कानूनों में एकरूपता की कमी को उजागर किया गया है। वकील ने दोहराया, हमारे प्रतिनिधियों के पास सभी जानकारी नहीं हो सकती। वकीलों के रूप में हम उन सभी मामलों में बहस करते हैं जिनमें हम विशेषज्ञ नहीं हैं। यह अदालत एमिकस क्यूरी विशेषज्ञों आयोगों को भी नियुक्त करती है, वह लोग जिनके पास आवश्यक ज्ञान और डेटा है। प्रधान न्यायाधीश सरकारों को केवल दूसरी प्रार्थना पर विचार करने का निर्देश देने के लिए सहमत हुए। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हमने याचिका को समर्थन में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन को सुना। वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अगर मसौदा विधानों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है, जैसे कि पहली प्रार्थना में सुझाया गया है, संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्य विधानसभाओं को नागरिकों से आने वाले विभिन्न इनपुट के माध्यम से लाभ मिलेगा। आम्रपाली हाउसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मामले में फ्लोर एरिया रेशियो या FAR बिक्री के मुद्दे पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फ्लोर एरिया रेशियो, जिसमें वह एरिया जो प्रयोग नहीं हुआ है और जो अतिरिक्त एरिया है, उसकी बिक्री पर अपना फैसला सुनाएगा। सीजेआई जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे काफी पहले से आम्रपाली हाउसिंग से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। आज इस मामले में उनकी यह अंतिम सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई में यह भरोसा दिया था कि आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट दिलाना हमारी प्राथमिकता है। अब इस मामले में 7 नवंबर को सीजेआई जस्टिस यूयू ललित अपना फैसला सुना सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ साल 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुरू की गई जांच को चुनौती दी। शिवकुमार ने PMLA की धारा 13 के दायरे को भी चुनौती दी है, जिसमें PMLA अधिनियम की अनुसूची में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 को शामिल किया गया है, क्योंकि ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी द्वारा 2020 ECIR को उन्हीं तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया था जिनकी जांच एजेंसी ने 2018 के पिछले ECIR में की थी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ जांच में कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ और शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग में आक्षेपिक कार्रवाई शुरू की गई है। DK शिवकुमार का आरोप है कि चुनाव से पहले अपनी गिरफ्तारी की भी आशंका जताई है। ईडी ने 23 सितंबर को एक समन भेजकर DK शिवकुमार और DK सुरेश को 7 अक्टूबर को अपने दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था, जिसके बाद दोनों ने प्रवर्तन विभाग को पत्र लिखकर इसमें राहत देते हुए अगले तारीख देने का अनुरोध किया था, क्योंकि कर्नाटक में यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी उनकी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि हालांकि होम्योपैथिक दवाएं बहुत प्रभावी हैं और दुनिया भर में उपयोग की जाती हैं, कोर्ट कोविड-19 उपचार के लिए इसकी अनुमति देने के निर्देश पारित नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी के मामले में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैसे वैधानिक विशेषज्ञ निकायों द्वारा पालन किए जाने वाले चिकित्सा प्रोटोकॉल का निर्धारण किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि होम्योपैथिक दवाएं बहुत प्रभावी हैं और दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग होम्योपैथिक उपचार का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन महामारी के मामलों में सरकार द्वारा किस प्रोटोकॉल को मान्य किया जाना है, इसे हमेशा सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे परिदृश्यों में सरकार का निर्णय विशेषज्ञों की राय पर आधारित होता है और विशेषज्ञ निश्चित रूप से क्षेत्र के उस्ताद होते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह मेडिकल प्रोटोकॉल और इस विषय पर बनाए गए दिशा निर्देशों पर टिप्पणी नहीं कर सकता जो विशेषज्ञों द्वारा गहन शोध के बाद जारी किए गए हैं। केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। जज एस कृष्ण कुमार पर विवादास्पद यौन उत्तेजक पोशाक टिप्पणी करने का आरोप था। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियाज सीपी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ न्यायाधीश की अपील पर फैसला सुनाया जिसमें उनके स्थानांतरण को बरकरार रखा गया था। उन्हें कोल्लम जिले में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था। यौन उत्तेजक पोशाक टिप्पणी मामले में केरल हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार के ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया है। कृष्ण कुमार ने सिविक चंद्रन के मामले में विवादास्पद यौन उत्तेजक पोशाक टिप्पणी की थी। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस मोहम्मद नियाज सीपी की खंडपीठ ने न्यायिक अधिकारी की रिट अपील की अनुमति दी और जज को पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय कोल्लम के पद पर ट्रांसफर करने के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने रिट अपील में ट्रांसफर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। यह तर्क दिया गया था कि एकल न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि ये निष्कर्ष की ट्रांसफर मानदंड केवल दिशा निर्देश है और ये ट्रांसफर कर्मचारी पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में निर्धारित सिद्धांत के खिलाफ है। केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पहले अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि लेखक सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते समय उनके द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को न्याय प्रशासन के सामान्य हित में ट्रांसफर किया गया था। यौन उत्पीड़न के मामले में सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होगा। केरल उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बाद में राज्य द्वारा अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका में यौन उत्तेजक पोशाक वाली टिप्पणी को हटा दिया था। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि भले ही अग्रिम जमानत देने के लिए निचली अदालत द्वारा बताए गए कारण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। आदेश पारित करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा कि एक पीड़ित की पोशाक को एक महिला की शील भंग करने के आरोप से आरोपी को मुक्त करने के लिए कानूनी आधार के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। हलफनामे में ये भी कहा गया था कि न्यायाधीश ने कई आदेश पारित किए हैं जो जांच के दायरे में आए हैं, जिसमें यह एक उदाहरण है जिसमें न्यायाधीश ने मामले को पोस्ट करने के संबंध में आरोपी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर मामले का निपटारा किया। एकल न्यायाधीश ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता, जो उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य है, को श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी पोस्टिंग के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने ऑनलाइन गैम्बलिंग और सट्टेबाजी के खतरे को रोकने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया है और मामला वर्तमान में उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की पीठ के समक्ष राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मामले में जनहित याचिका दायर थी। याचिका में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से खतरे को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की मांग की गई थी। मामले को प्रस्तुत करने पर ध्यान देने के बाद न्यायालय ने राज्य को मामले पर विचार
विचार करने के लिए खुला रखकर याचिका का निपटारा करने के लिए वे आगे बढ़े। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए टिप्पणी की, हम केवल राज्य के वकील के बयान को रिकॉर्ड में रखते हैं कि राज्य ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया है और मामला विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने मई 2022 में ऑनलाइन जुए के खतरे से निपटने के लिए राजस्थान वर्चुअल ऑनलाइन स्पोर्ट्स विधेयक का मसौदा तैयार किया है। मसौदा कानून के अनुसार राज्य में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग की स्थापना की जाएगी और अपराधियों को लाइसेंस और विज्ञापन उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मसौदा कानून फंतासी खेलों और निर्यात को विनियमित करने का प्रयास करता है। हालांकि इसमें रमी, पोकर और लूडो जैसे स्किल्स वाले खेल शामिल नहीं हैं। और इसी के साथ फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.